नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब सिंह ठाकुर अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ इस वीडियो श्रृंखला में हम देख रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत इससे पहले हमने केंद्र राज्य संबंधों को देख रहे थे, है ना। इसके पहले हमने केंद्र राज्य संबंध देखे। तो सबसे पहले इसमें हमने केंद्र की या आपके जो भारत देश की जो प्रकृति है, वो प्रकृति किस, उसका स्वरूप क्या है, संघीय है या अर्ध संघीय है, इसका हमने अध्ययन किया इसके पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम केंद्र राज्य विधायी संबंधों को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम केंद्र राज्य संबंधों को देखते हैं तो उसमें केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को देखा जाता है। केंद्र राज्य न्यायिक संबंधों को इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो कैसी है, एकीकृत है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो पिछली बार मैंने आपको प्रश्न भी बताए थे वो प्रश्न भी आपने उनको लिख कर देख लिया होगा, है ना। और जो पिछले वर्षों के प्रश्न आए हैं वो भी साथ साथ आप लिखते चले। जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उससे पिछले वर्षों के भी सभी क्वेश्चन आपके कवर होते जाएंगे, चाहे वो पीएससी के हों चाहे वो यूपीएससी के हों। ठीक है, तो आज हम देखेंगे केंद्र राज्य विधायी संबंधों को हम देख रहे हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंधों की अगर मैं बात करूं तो केंद्र राज्य विधायी संबंधों को हम अलग अलग आधार पर देख सकते हैं, जैसे कि क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के बाद विषय के आधार पर, फिर वरीयता के आधार पर, अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर, तो संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के आधार पर। विधायी संबंध, सबसे पहले तो हम विधायिका क्या होती है ये जाने। विधायिका मतलब एक ऐसा संगठन जिसे कानून निर्माण की शक्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है, विधायिका। भारत में विधायिका 2 स्तरों में कार्य करती है। केंद्र की विधायिका अर्थात संसद, क्योंकि केंद्र के सभी कानूनों, केंद्र के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होती है, इसलिए केंद्र सरकार या हम बात करें केंद्रीय स्तर पर विधायिका के रूप में संसद कार्य करती है। राज्य विधायिका के रूप में राज्य का विधानमंडल कार्य करता है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है। और केंद्र की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो विधायी संबंध अर्थात यहाँ पर विधान निर्माण की शक्ति किसके पास कितनी है, जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है विधायी संबंध। तो विधायी संबंधों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको हम 5 अलग अलग उसके आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्षेत्र के आधार पर। पहले ये समझ लें विधायी संबंध का अर्थ क्या है। तो विधायी संबंध का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्यों की कानून बनाने की तुलनात्मक स्थिति क्या है। किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किन विषयों पर राज्य सरकार बना सकती है। अगर दोनों ने कानून बना दिया है तो किसका कानून प्रभावी रहेगा, दोनों के कानूनों का क्षेत्र क्या रहेगा, कौन सा कानून कहां तक लागू होगा। जब हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है केंद्र राज्य विधायी संबंध। इसका जो उल्लेख है संविधान के भाग 11 में प्रथम अध्याय के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 255 में विधायी संबंधों पर चर्चा की गई। सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्र के आधार पर। तो जो केंद्र अर्थात संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो पूरे भारत देश पर लागू होते हैं। न केवल भारत देश पर लागू होते हैं अपितु इन्हें क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति भी होती है। क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति अर्थात कि संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी निवास करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे। अगर न केवल भारत देश में लागू होंगे अपितु भारत के बाहर भी अगर कोई भारतीय निवास कर रहा है, उदाहरण के लिए कोई अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन वगैरह में अगर कोई भारतीय निवास कर रहा है तो वहां भी उस पर ये कानून लागू होंगे, है ना। ये था संसद के द्वारा केंद्र द्वारा निर्मित कानून का क्षेत्र।
जबकि राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून निर्मित किया जाता है वो केवल राज्य के राज्य क्षेत्र में ही सीमित होता है। मतलब मान लीजिए मध्य प्रदेश की विधानसभा के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो वो केवल मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में ही लागू होगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये जो सीमाएं आपसे छू रही हैं, इन राज्यों में वो कानून लागू नहीं होगा। वो केवल कहाँ लागू होगा? आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही वो क्या होगा? लागू होगा। उसके बाहर लागू नहीं होगा, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर क्षेत्र के आधार पर हम बात करें तो संसद के द्वारा जो कानून, सामान्य भाषा में अगर हम इसको समझें तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो पूरे भारत पर लागू होता है। राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो केवल राज्य के क्षेत्र में ही लागू होता है, यानी अपने ही राज्य तक सीमित होता है। साथ ही संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो सभी भारतीयों पर लागू होता है, चाहे वे भारत में निवास कर रहे हो, चाहे भारत के बाहर निवास कर रहे हो, है ना। भारतीय, अगर वे भारतीय हों तो भारत के बाहर भी अगर वे निवास कर रहे हैं तो उन पर भारतीय कानून लागू होगा। यहां तक बात क्लियर है। ये था क्षेत्र के आधार पर। दूसरा है विषय के आधार पर। तो यहां मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया। 3 सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में कुछ विषय दिए गए हैं और जिस सूची में जो विषय दिए गए हैं उस सूची पर कानून बनाने का अधिकार उसको, जैसे केंद्र सूची है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची है तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र को भी है, राज्य को भी है। तो अगर मैं बात करूं तो केंद्र सूची में ज्यादा विषय दिए गए हैं, जैसे कि लगभग 100 विषय दिए गए। अच्छा, यहाँ ये ध्यान रखिएगा विषय परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। तो भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, है ना। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो लगभग 100 विषय केंद्र सूची में है, लगभग 61 विषय राज्य सूची में और लगभग 52 विषय समवर्ती सूची में। ठीक, तो केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पर कानून दोनों बनाती है, केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। यहां तक बात क्लियर। तीसरा हम देखेंगे वरीयता के आधार, किसके कानून को वरीयता मिलेगी। यदि समवर्ती सूची का कोई विषय है और उस पर केंद्र के द्वारा भी कानून बना दिया गया है और राज्य के द्वारा भी कानून बना दिया गया है, अब ऐसी स्थिति में दोनों में विरोधाभास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में केंद्र का ही कानून प्रभावी होगा, है ना। अगर केंद्र और राज्य सूची समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। लेकिन अब ये तो आपने सामान्य तौर पर पुस्तकों में पढ़ा है या कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है, यदि समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु आरक्षित कर दे और राष्ट्रपति उसे सहमति दे दे तो फिर उस राज्य में राज्य विधानमंडल का ही कानून लागू होगा। फिर वो जो केंद्र सरकार के द्वारा मान लीजिए उस विषय पर कानून बना है वो कानून लागू नहीं होगा। मान लीजिए समवर्ती सूची का कोई विषय है और मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर कानून बनाया और मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने उसको आरक्षित कर दिया राष्ट्रपति के लिए और राष्ट्रपति ने मान लीजिए उस पर सहमति दे दी, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार का कानून लागू होगा, केंद्र सरकार का कानून लागू नहीं होगा, है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो सामान्य परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य के द्वारा अगर कानून बना दिए जाते हैं तो केंद्र के कानून को वरीयता मिलती है। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों की बात करें, अर्थात जब राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है विधेयक को, तो इस स्थिति में राज्य के कानून को वरीयता मिलती है, केंद्र के कानून के स्थान पर राज्य में राज्य के कानून को वरीयता मिलेगी। फिर उस राज्य में उस
राज्य के द्वारा निर्मित कानून को ही लागू किया जाएगा, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित कानून को। तो ये था साहब आपका वरीयता के आधार पर, है ना। पहला हमने देखा विषय के आधार पर, दूसरा देखा वरीयता के आधार पर, तीसरा है अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर। अभी अवशिष्ट शक्तियां क्या है, तो आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, है ना। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसी शक्तियां जिनका ना तो केंद्र सूची में उल्लेख है, ना ही राज्य सूची में उल्लेख है, और ना ही समवर्ती सूची में उल्लेख है, तीनों में ही इनका उल्लेख नहीं है। अब अगर ऐसा कोई विषय संज्ञान में आ जाता है, ऐसा कोई विषय उपस्थित होता है, तब ऐसे किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? ऐसे ही विषय को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय, अर्थात जो छूट गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास। इन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून या अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, है ना। तो राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, इसमें केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य उन शक्तियों से है जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है। यहां तक बात क्लियर हुई। तो यहां हमने विषय के आधार पर, वरीयता के आधार पर और अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर हमने देखा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं क्षेत्र के आधार पर हो गया हमारा, विषय के आधार पर होगा, वरीयता के आधार पर होगा अवशिष्ट शक्ति, ठीक है। तो संसद द्वारा विधि निर्माण, कुछ संसद 5 परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है ना। जैसे कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा प्रस्ताव को अगर विशेष बहुमत से पास कर दे तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाए तो अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, ठीक है। तीसरा, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध करने पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। और तीसरा, चौथा है 253 के अंतर्गत किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की शर्तों को, कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। और पांचवा है अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है ना। तो ये 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास कर दे तो राज्य सूची के विषय पर संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। दूसरा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण। अगर इन 3 में से कोई परिस्थिति है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाए तो अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है? कानून का निर्माण कर सकती है, ठीक है। दूसरा आपातकाल 356, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, ये राज्यों में लागू होता है, ठीक है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल 360 के तहत जब वित्तीय स्थिरता आपकी खतरे में हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
और जैसा कि मैंने बताया कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई आप हमारे लिए कानून का निर्माण कर दें, है ना, तो इस स्थिति में भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। 253 के अंतर्गत किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए भी कानून बनाया जा सकता है। मान लीजिए भारत सरकार ने अमेरिका के साथ कोई समझौता किया और समझौते के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता है और उसमें राज्य सूची का कोई विषय है, तो उस पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है ना। 356, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लागू हो, है ना, तो उस राज्य की राज्य सूची में कानून, उस राज्य की राज्य सूची के संबंध में कानून केंद्र सरकार बना सकती है। तो ये थे 5 पॉइंट जो हमने देखे भाई केंद्र राज्य संबंधों के। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध जो है हमने देखे क्षेत्र के आधार पर, विषय के आधार पर, वरीयता के आधार पर, अवशिष्ट शक्तियों के आधार पर और संसद द्वारा राज्य सूची के आधार पर, है ना, कि राज्य सूची के विषयों पर कहाँ कहाँ कानून बना सकते हैं। इसको आप शॉर्ट में रिवाइज कर लें, फिर मैं इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप पढ़ते चलिए, मैं स्लाइड आगे बढ़ाता चलता हूँ। केंद्र राज्य विधायी संबंध, सबसे पहले इसमें हमने देखा कि विधायी संबंधों का अर्थ क्या है। फिर हमने देखा कि हम उनको किन किन रूपों में देख रहे हैं, तो क्षेत्र के आधार पर, तो क्षेत्र के आधार पर अगर मैं बात करूं तो केंद्र का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है राज्य के क्षेत्र के स्थान पर, है ना। फिर विषय के आधार पर हमने देखा, विषय में केंद्र के पास ज़्यादा विषय है केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए, राज्य के पास राज्य सूची के विषय आते हैं और फिर समवर्ती सूची। ठीक है, फिर देखा हमने वरीयता के आधार पर, तो केंद्र के कानूनों को वरीयता मिलती है, केंद्र सरकार के कानूनों को वरीयता दी जाती है। फिर देखा अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं राज्य के स्थान पर केंद्र सरकार के पास होती हैं। ठीक, फिर देखा 5वां पॉइंट संसद द्वारा विधि निर्माण, तो 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है ना। आर्टिकल 249, 250, 252, 253 और 356 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब, है ना। तो ये कुछ केंद्र राज्य विधायी संबंध है। अब इसके संबंध में अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो प्रश्न आ सकता है कि भाई केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वर्णन कीजिए। प्रश्न ये भी दूसरा प्रश्न ये लिख लीजिए, केंद्र राज्य विधायी संबंध केंद्र की ओर झुके हुए हैं, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आ जाता है। केंद्र राज्य विधायी संबंध भारत को अर्ध संघात्मक राज्य बनाते हैं, चर्चा करें, है ना। अर्ध संघात्मक क्योंकि मैंने बताया कुछ शक्तियां हैं, तो यहाँ भी हमने देखा कि कुछ शक्तियां हैं, पूरी शक्तियां या अधिकांश शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास, और राज्य सरकार के पास केवल कुछ शक्तियां हैं, है ना। तो इसलिए अर्ध संघात्मक ये बना देता है ना। तो ये लिखना है केंद्र राज्य विधायी संबंध के संबंध में आपको ये बताना है। ठीक है, अब थोड़ा एक पॉइंट और इसमें है जो राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण, है ना। राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण मतलब कि ऐसी परिस्थितियां जब राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है, मतलब संसद राज्य के विषयों पर कानून तो नहीं बनाती है, किंतु केंद्र सरकार को राज्य की विधायी शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हासिल हो जाता है।
ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब केंद्र सरकार राज्य सरकार की विधायी शक्तियों पर एक प्रभावी नियंत्रण हासिल कर लेती है ना। ऐसे कौन कौन से उपबंध हैं, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। तो संविधान में कुछ ऐसी परिस्थितियों की चर्चा की गई है जब संसद के द्वारा राज्य विधायिका पर नियंत्रण कर लिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, है ना, जो राज्यपाल होता है, चूंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य में, तो राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि राज्य विधानमंडल में अगर कोई कानून पारित हुआ है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है कि भाई पहले राष्ट्रपति का मैं, क्योंकि राज्य का कोई भी विधेयक कानून का रूप तब तक नहीं लेगा जब तक कि राज्यपाल उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है। तो जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। वो कह सकता है कि भाई जब तक राष्ट्रपति इस पर विचार नहीं कर लेते मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, और जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए जब आरक्षित कर लेता है, अगर राष्ट्रपति ना चाहे तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसी भी स्थिति में कानून नहीं बन सकता है, किसी भी स्थिति में, क्योंकि जब तक राज्यपाल साइन नहीं करेगा कानून नहीं बनेगा। और राज्यपाल तो ये कह रहा है साहब हमने तो विचार के लिए रख रखा है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जब तक विचार करके नहीं भेज देते हम इसको कानून का रूप नहीं दे सकते। ठीक है, ये बहुत प्रमुख स्थिति है। दूसरा, राज्य सूची के कुछ विषयों पर किसी राज्य की विधायिका में विधेयक लाए जाने की शर्त है कि उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली गई हो। अर्थात कुछ ऐसी भी विषय हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना न केवल केंद्र सरकार के लिए आवश्यक है अपितु राज्य सरकारों के लिए भी आवश्यक है। राज्य सरकारें भी क्या करती हैं, उनके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है राष्ट्रपति के लिए। एग्जाम्पल के लिए अनुच्छेद 304 में, जिसके तहत अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक हेतु ऐसी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब इंटरस्टेट जो व्यापार होता है, इंटरस्टेट जो ट्रेड हो रहा है उसके लिए बात की गई है कि मतलब 2 या 3 4 राज्यों में व्यापार हो रहा है किसी वस्तु का, तो मान लीजिए उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मान लीजिए प्रतिबंध लगाने के लिए कोई विधेयक ला रही है तो उसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना पड़ेगी। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी पूर्व अनुमति नहीं दे देते हैं तब तक राज्य का विधानमंडल उस पर कानून नहीं बना सकता है ना। तो ये 2 विशेष परिस्थितियां हैं जब केंद्र सरकार राज्य पर नियंत्रण हासिल कर लेती है। पहली स्थिति, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, और दूसरी स्थिति कि ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता है ना। वो पहले से उल्लेखित है कि कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका केंद्र राज्य विधायी संबंध। आगे हम देखेंगे आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य विधायी संबंधों की क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो वो हम एक अलग से ही हमने टॉपिक बनाया है। तो आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और केंद्र राज्य विधायी संबंध आपातकाल की स्थिति में, क्योंकि कई बार अलग से प्रश्न ये आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ हमने शॉर्ट में कहीं तो चर्चा कर दी है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ की है सेकेंड पॉइंट में, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाए तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, राष्ट्रपति शासन जब लागू हो, है ना। लेकिन हम उसको और डिटेल में एक अलग से हमने टॉपिक ही उसका बनाया है कि भाई आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य विधायी संबंध या वित्तीय संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देखा केंद्र राज्य विधायी संबंध। इसके बाद हम अगले टॉपिक में देखेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं
इन क्वेश्चनों को आप लिखने का प्रयास कीजिए। और एक अगर शॉर्ट में आप रिवाइज फिर से करना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं, जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं, है ना। तो साहब यहाँ हम केंद्र राज्य विधायी संबंध देख रहे थे। केंद्र राज्य विधायी संबंध अर्थात किन विषयों पर केंद्र को कानून बनाने की शक्ति है, किन विषयों पर राज्य को कानून बनाने की शक्ति है, और दोनों में से किसके कानून को वरीयता प्राप्त होगी, ठीक है, किसका कानून लागू होगा, और दोनों का कानून किन किन क्षेत्रों तक लागू होगा। जब हम इन सभी विषयों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें केंद्र राज्य विधायी संबंध कहा जाता है। विधायी मतलब कानून, है ना, और विधायिका मतलब जो कानून निर्माण का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है, विधायिका। केंद्र की विधायिका संसद होती है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। राज्य की विधायिका विधानमंडल होता है जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है। विधान परिषद केवल कुछ राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है, है ना। तो लगभग अधिकांश राज्यों का जो विधान परिषद है, विधानमंडल है, वो एक सदनीय है ना। केवल कुछ ही राज्यों का दो सदनीय है। तो ये है विधायी संबंध। विधायी संबंधों को हमने देखा किन किन आधारों पर हम देख रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर। तो हमने यहाँ पर देखा केंद्र का क्षेत्र व्यापक है कि क्योंकि केंद्र का कानून अर्थात केंद्र या संसद, यहाँ हम केंद्र शब्द यूज करें या संसद बातें की, तो जो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून होता है वो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। जो राज्य की विधायिका द्वारा कानून निर्मित होता है वो केवल राज्य क्षेत्र में, उसी के राज्य क्षेत्र में लागू होता है ना। साथ ही केंद्र द्वारा जो निर्मित कानून है वो भारत के बाहर भी लागू होता है, जिसे क्षेत्रातीत विधायन कहा जाता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इसको, है ना। क्षेत्रातीत विधायन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी निवास करने वाले भारतीयों पर कानून लागू होता है। विषय के आधार पर अगर मैं बात करूं तो केंद्र सूची के जितने विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के जितने विषय हैं उस पर राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। वरीयता के आधार पर अगर मैं बात करूं तो समवर्ती सूची के विषय पर अगर दोनों ने कानून बना दिया है, केंद्र और राज्य दोनों ने, तो केंद्र के कानून को वरीयता दी जाती है, ठीक है। किंतु अगर राज्यपाल ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा है और राष्ट्रपति ने उसको अनुमति दे दी है, तो उस राज्य में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून लागू होगा, ना कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास नहीं थे, तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए जाते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, तो आर्टिकल 249 जिसके तहत किसी विषय, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद उस पर कानून बना सकती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो भी कानून बनाया जा सकता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। और अगर दो या दो से अधिक राज्य अनुरोध करें केंद्र सरकार से तो भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यहां तक बात क्लियर। इसके साथ साथ हमने एक टॉपिक और देखा जिसमें राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण। तो जैसा कि हमने बताया कि भाई यहाँ कानून तो नहीं बनाती है पर राज्य की विधायिका पर केंद्र का प्रभावी नियंत्रण रहता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई भी कानून पारित किया जा रहा है तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, और जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है तब तक राज्य विधानमंडल कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। दूसरा, इसमें हमने देखा है कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है राज्य विधानमंडल को। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकते हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने केंद्र राज्य विधायी संबंध देखे। कल हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। ठीक है,
केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और आपातकाल की स्थिति में क्या केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की क्या अवस्था रहती है, विधायी संबंधों की क्या अवस्था रहती है, इनका अध्ययन हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपके जो भी इसके संबंध में डाउट हैं वो आप डाउट्स जो भी आपके हैं आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। लाइव चैट के समय मैं साथ साथ इसको भी आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको शॉर्ट आउट करता जाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार का अगर आपको शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो संविधान हो चाहे वो आपका दर्शन शास्त्र हो, तो आप उस शब्द का अर्थ जरूर जाने, रटे ना। अगर रटेंगे तो फिर वो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप घरों पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अनअकैडमी के इन वीडियोस का लाभ उठा रहे होंगे। धन्यवाद।